Hello guys, my name is Sarika Gupta and by profession I am a company secretary. Guys, मेरी जो वीडियो है मेन CS एग्जीक्यूटिव न्यूज सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है और आज की क्लास में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गाइज ये फर्स्ट मॉड्यूल का पेपर है, फोर्थ पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका एक ओवरव्यू बता देती हूँ आपको। ये जो सब्जेक्ट है दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और यदि मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूँ तो इसमें यहाँ आपके जो एग्जाम में आएगा 60 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा जो सेकंड पार्ट की यदि मैं बात करूँ तो ये इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अच्छा बेटा, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो हम यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक थोड़ा सा हमारा एक सीक्वेंस अलग होगी। यानी हम पहले ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट में जाएंगे, नहीं। हम पहले जो करेंगे वो सेकंड पार्ट करेंगे यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें भी हमारी जो लेसन चैप्टर हम जो करेंगे वो थोड़ा सीक्वेंस अलग होगी। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्यों? देखो, हो सकता है कि हम पहले अपना जो चैप्टर करेंगे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी करें। ठीक है, फर्स्ट हम ये करें और फिर उसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर करें, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी समथिंग हमारा डिफरेंट पैटर्न चलेगा। अब आप कहेंगे कि मैम इस तरीके से तो हमारे कुछ कुछ चैप्टर छूट जाएंगे। बेटा छूटेंगे कुछ नहीं। आप लोग जो जो मैं चैप्टर आपको कराऊंगी आप उस पर टिक करते रहना। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारे सारे ही चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा जो ये रीजन है कि पहले एक कोई चैप्टर दूसरा फिर उसके बाद में कोई और चैप्टर है, वो यही है कि जिससे कि इजी वे में आप लोगों को ये पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाए। अच्छा, एक और रीजन है कि जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पहले करेंगे, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो हम पहले करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों के मन में डाउट ये भी हो रहा होगा कि मैम फर्स्ट पार्ट पहले क्यों नहीं करेंगे। देखो, उसके पीछे मैं थोड़ा सा एक रीजन बता देती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हमारी क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं और दूसरा हमारी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, है ना। तो जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं स्टूडेंट्स, उनको कॉमर्स की एबीसीडी भी नहीं आती होगी, है ना। तो एबीसीडी का मतलब है उनको जनरल एंट्री, लेजर में ट्रांसफर, बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी बनाना नहीं आता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सब पार्ट पढ़ेंगे जो कि दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए न्यू है। दोनों का मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड दोनों के लिए न्यू है। तो ये जब तक हम करेंगे, कम से कम इसको करने में हमारा 1.5 मंथ लगेगा या 2 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, 1.5 मंथ लगेगा। तो जब तक हमारा ये चलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट चलेगा, तो तब तक जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं उनको एक काम दे रही हूँ। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट तब तक जनरल एंट्री, लेजर में ट्रांसफर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस और साथ में फाइनल अकाउंट, ये आप लोग सीख लेना। फाइनल अकाउंट ये सब यानी बैलेंस शीट तक आप बनाना सीख लेना। उससे होगा क्या कि जब तक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलेगा तब तक आप ये सब चीजें जब सीख लोगे तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के ही इक्वल हो जाओगे। तो जब हम ये फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब कोई समझ में आएगा। अदरवाइज ये होगा कि यदि हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे तो उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो चलो, अब ये तो मैंने आपको एक तरीके से आपको बता दिया सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। जो सब्जेक्ट है बेटा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। क्लास में मैं जो भी आपको करा रही हूँ या जो भी होमवर्क दे रही हूँ तो आपको जरूर करना है, और उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर क्वेश्चन के। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। यानी खाली क्लासेस लेने से समझने से नहीं होगा, यहाँ आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलो अपना अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम जो करेंगे पहले सेकंड पार्ट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक इसके ओवरव्यू बता देती हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, यानी रीजन क्या है हमारा इसका पढ़ने का। ठीक है, देखो, मान लिया कोई भी बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, अब बिजनेस एंटिटी है कोई भी तो उसको कहीं ना कहीं फंड की तो जरूरत होती है बेटा। जब भी भाई पैसा तो चाहिए ही ना उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब उसके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं फंड रेस करने के, यानी वो फंड कहाँ से रेस कर सकती है। उसके पास बहुत सारे मीडियम है। जैसे या तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू भी फंड रेज कर सकती है,
या फिर दूसरा यदि मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू भी फंड रेज कर सकती है। थर्ड उसके पास तरीका है यहाँ पे डिबेंचर्स इशू करके भी यहाँ पर फंड रेज कर सकती है, राइट। और फोर्थ उसके पास में एक और मेथड है रिटेन अर्निंग्स के थ्रू, यानी कई उसके पास में मेथड है जिनके थ्रू वो फंड रेज कर सकती है। अब मेन ये क्वेश्चन आता है बेटा कि जितने भी ये मेथड्स हैं इनमें से भी हम कौन सा मेथड का यूज करें, ठीक है, कौन से मेथड, यानी मेथड्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं कि मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए डिबेंचर्स के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, तो बहुत सारे मेरे पास तरीके हैं, लेकिन मैं फंड पर्टिकुलर कौन से मेथड के थ्रू फंड रेज करूं, ठीक है, या फिर मैं चारों ही मेथड का यूज करती हूँ, चारों मेथड के थ्रू, तो कितने रेशियो में मैं किस फंड से रेज करूं फंड, है ना। मान लिया हो सकता है कि भैया मुझे 10 लाख रुपीज की जरूरत है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, तो मैं कितना परसेंट इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू रेज करूं, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू, या फिर कितना डिबेंचर्स और कितना रिटेन अर्निंग्स के थ्रू। तो यही चीज हम कहाँ पे पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वहां पर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी मोटा मोटा यदि मैं आपको बता दूं कि जो जिस भी फंड की कॉस्ट कम होगी तो बिजनेस एंटिटी उसी फंड का वहां पर यूज करेगी, है ना, जैसे हम जनरली करते हैं, जहां पर जिसकी भी कॉस्ट कम होती है हम वही चीज लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे ओवरऑल अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे, जहां जिस भी मेथड में या जिस भी रेशियो के थ्रू हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज है, वो ही हम स्ट्रक्चर अपना बिजनेस एंटिटी यूज करेगी अपना ही बैलेंस शीट में, यानी उतने ही उसी तरीके से वो उतना ही वेट के अकॉर्डिंग अपना इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, उतने ही वेट में वो डिबेंचर के थ्रू फंड रेज करेगी। अच्छा सपोज करो, चलो बिजनेस एंटिटी ने फंड रेज कर लिया, ठीक है, मान लिया 10 लाख रुपीज, हमने ये देख लिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कि 10 लाख का 2 लाख उसने इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू और 1 लाख मतलब 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू या फिर 2 लाख डिबेंचर्स के थ्रू और बाकी रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स के थ्रू यहाँ पर रेज किया, टोटल यहाँ पर फंड 10 लाख हो गया। अब बिजनेस एंटिटी के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कि वो उसको पैसा लगाना है, ठीक है। अब मान लिया उसके पास में एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है, और दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी है। अब जो 10 लाख रुपीज बिजनेस एंटिटी के पास है ना बेटा, अब ये इस कंफ्यूजन में है कि वो पैसा कौन से प्रोजेक्ट में लगाए, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि प्रोजेक्ट ए में लगाए या प्रोजेक्ट बी में लगाए, तो यहाँ कौन से प्रोजेक्ट में लगाए। तो ये भी हम कहाँ पे पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यानी कौन से कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में, राइट। तो इस तरीके से हम बारी बारी से सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो चीजें हमने मोटा मोटा आइडिया देख लिया कि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, यानी बिजनेस एंटिटी कहाँ से फंड रेज करे, और 4 मेथड्स हैं फंड रेज करने के, चारों में से यदि वो चारों ही मेथड का यूज कर रही है तो कितने कितने रेशियो में किस मेथड से फंड रेज करे, तो ये हम ये चीज पढ़ेंगे। दूसरा, यदि उसको बिजनेस एंटिटी को कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, या कई सारे प्रोजेक्ट में लगाना है पैसा तो कितने कितने रेशियो में अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, तो ये चीजें हम यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारी आज की फर्स्ट क्लास है वो कौन सी है, यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, एक और चीज मैं यदि आपसे पूछूं कि टाइम वैल्यू मनी है क्या चीज, देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि मनी 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 है, तो आपको पता है कि बेटा मनी पैसा, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या मतलब कम होती है या फिर इंक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि मैम टाइम के साथ साथ तो जो मनी की वैल्यू है वो कम ही होती है ना। भाई देखो ऐसे ही समझ लो, मान लिया आज जो भी रुपीज 2000 की वैल्यू है, 2000 की वैल्यू का मतलब है जितना सामान मैं आज रुपीज 2000 में खरीद सकती हूँ, आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में यानी आज से 10 साल बाद या फिर 15 ईयर्स बाद, क्या मैं उतना ही सामान मैं 2000 रुपीज में परचेज कर सकती हूँ, ऑब्वियसली आंसर विल बी नो, है ना, मैं नहीं खरीद सकती उतना उसमें। तो इसका मतलब क्या है, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हमारी मनी की वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है। अब मैं इसके पीछे रीजन आपसे पूछना चाहूँ तो मैं इसका रीजन क्या है, भाई देखो इन्फ्लेशन,
महंगाई होती जाती है, तो यानी वैल्यू मनी की टाइम बाय टाइम उसकी कम होती चली जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये तो ठीक है, आपको लोगों को ये समझ में आओगी। ठीक है मैम, सबसे पहले तो फर्स्ट रीजन इसका क्या है यहाँ पर, इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन की वजह से जो मनी की है उसकी वैल्यू कम हो जाती है एक टाइम के बाद में। अच्छा, अभी जैसे हम बिजनेस एंटिटी के नजरिए से बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमें किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, और हमारे लिए कंफ्यूजन वाली बात है कि हम कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, ए में लगाएं या बी में। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। अच्छा, दूसरा एक को चीज मैं आपसे पूछती, मान लिया आज किसी भी कंपनी के पास में 10 लाख रुपीज है। ठीक है, आज वो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाह रही है कोई भी बिजनेस एंटिटी। तो फ्यूचर में और उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि यानी वो जो 10 लाख रुपीज आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो उसको यदि फ्यूचर में 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद यदि उस प्रोजेक्ट से पैसा मिलना है, तो वो कितनी एक्सपेक्टेशन करेगी बिजनेस एंटिटी कि उस प्रोजेक्ट से यदि 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, तभी मैं आज के टाइम पे ये 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगी। ठीक है, यदि वो बिजनेस एंटिटी ये सोचे तो एक तरीके से आपको सबसे पहले तो देखो, एक वर्ड होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मान लिया जब भी मैं कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करती हूँ, 10 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है मुझे इस पर इतने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, या मुझे इतने की इस पर इनकम होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो मान लिया सपोज करो मेरी इस पर जो एक्सपेक्टेशन है 10 लाख रुपीज की, मेरी है इस पर यहाँ पर 1 लाख, मतलब 10% की मेरी एक्सपेक्टेशन है, 10% की। तो एक साल में यानी 10 लाख रुपीज यदि मैं आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करती हूँ उसका, तो 1 ईयर बाद मुझे उससे उस पैसे से का कितना मिलना चाहिए, मतलब एज ए इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर 10 लाख का मैं 10% लगाऊं तो 1 लाख रुपीज, यानी एक साल के बाद में मुझे उसका कितना मिलना चाहिए, 1 लाख रुपीज मुझे उसका मिलना चाहिए एज ए इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर यदि मैं देखो तो। ठीक है। अच्छा, तो 5 साल बाद मुझे उसका कितना मिलना चाहिए, एक चीज यहाँ पर ये सोचना। देखो, एक साल बाद मैंने कितना देखा यहाँ पर, कितना मिलना चाहिए, ₹1 लाख। ठीक है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में, जिस भी प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रही हूँ ना बेटा, वो उस प्रोजेक्ट से मुझे सिर्फ डायरेक्ट कब मिलेगा, T5 पर ही मिलेगा, यानी आज से 5 साल बाद ही मिलेगा। ठीक है, 5 से 5 साल बाद ही इकट्ठा सब कुछ, यानी जो मैं आज इन्वेस्ट कर रही हूँ 10 लाख रुपीज, वो 10 लाख रुपीज भी, और साथ में मुझे जो भी उससे अर्निंग हो रही है एक्स्ट्रा, वो भी मुझे सब कब मिलेगा, T5 पॉइंट पर ही मिलेगा। तो मैंने तो एक्सपेक्टेशन की है कि मुझे जो रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10%। तो 10 लाख का 10% मैंने लगाया कि T1 पर मुझे कितना मिलना चाहिए, ठीक है 1 लाख, लेकिन वो मुझे रिसीव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अब T2 पर भी मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 लाख। T3 यानी T3 का मतलब है आज से 3 साल बाद भी मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 लाख। फिर उसके बाद T4 यानी आज से 4 साल बाद भी कितना मिलना चाहिए, 1 लाख। और T5 यानी 5 साल में भी मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 लाख। और फिफ्थ ईयर में जो मुझे ये 10 लाख, ये जो मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी तो मुझे मिलेगा 10 लाख। तो इस तरीके से मुझे ये टोटल फंड मिलना चाहिए, मैंने एक एक्सपेक्टेशन किया। लेकिन मुझे मालूम है कि जिस भी प्रोजेक्ट ए में मैं पैसा लगा रही हूँ ना, यहाँ हर साल मुझे ये पैसा नहीं मिलेगा, यानी जो भी मैंने T1 यानी आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद ये पैसा मुझे अभी नहीं मिलेगा, बल्कि ये सारा फंड मुझे कब मिलेगा, इकट्ठा, यानी जो 1 2 3 4 5 5 लाख है, वो पूरा का पूरा 5 लाख कब मिलेगा मुझे, T5 पॉइंट पर ही मिलेगा, यानी आज से 5 इयर्स बाद। समझ में आया यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा आया होगा समझ में, है ना। तो बेटा ये सब चीज समझना, यानी ये 1 लाख रुपीज जो है मुझे हर साल नहीं मिलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि 10% मुझे मिलना चाहिए, लेकिन हर साल नहीं मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, साल के वही जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यानी 5 साल बाद ही, यदि मेरी इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 इयर्स है, तो 5 साल बाद ही मुझे सब कुछ यानी 10 लाख रुपीज वो वापस भी मिलेगा जो मैंने फंड इन्वेस्टमेंट किया, और उस पर जो रिटर्न है वो भी मिलेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझना, हर साल मुझे ये इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है ना यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट यदि पढ़ा हो तुम लोगों ने बचपन में, कंपाउंड इंटरेस्ट यदि मैं आपसे पूछूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसको है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जब भी मुझे ये इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी आज मैंने यदि 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर यदि मैं देखती हूँ कि 10% के बेस पर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए मुझे, 1 लाख रुपए, और यदि ये इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मैंने ये पैसा भी अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी अभी तक मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था, 10 लाख रुपीज। तो 1 साल के बाद में मैंने ये 1 लाख रुपीज भी जो मुझे मिलना चाहिए था ये मुझे नहीं मिला है, तो माना जाएगा कि मैंने ये 1 लाख रुपीज भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, फिर उससे भी नेक्स्ट ईयर ये माना जाएगा ये 1 लाख भी मैंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया है। फिर T3 पॉइंट पर भी मेरा ये समझा जाएगा कि ये वाला पैसा भी मैंने आगे के लिए टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इस 10 लाख रुपीज पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, एट द रेट ऑफ 10% मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, तो ऐसे समझना, यदि बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि मैं आपसे लोगों से फार्मूला पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, कुछ यदि याद आ रहा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R की पावर T। यहाँ पर जो P है, P हम इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल को। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बचपन में लेके जा रही हूँ, वही जो हमने चीजें पढ़ी है यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ P यानी प्रिंसिपल। यहाँ जो R है, ये R है हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो टाइम है ये T है हमारा यहाँ पर टाइम, हम इसको कई बार N भी लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला चलता है, यानी ये हमारी अमाउंट, यानी जितने टाइम के लिए भी मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया ना, ये प्रिंसिपल 5 ईयर्स से जितने भी टाइम के लिए, पूरे उतने टाइम के बाद में मुझे इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ₹10 लाख। ठीक है, इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है यहाँ पे 10%, मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ 10%, और कितनी यहाँ पे कितनी ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो यदि मैं देखूं तो 5 साल बाद मुझे उस प्रोजेक्ट से कितना मिलना चाहिए, मैं इसको कैसे निकाल लिखूंगी, देखो 1 प्लस 10% को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, उसकी पावर 5, और इसके अलावा 10 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 10 लाख इंटू 1.10 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से भी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूँ, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि मैम इसमें 1.1 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर 1.1 लिखा और इनटू किया 1 2 3 4, तो इसका हमारा जो सॉल्यूशन आ जाता है वो आ जाता है 1.61051, और जब मैं इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा आएगा आंसर 16.1051 लाख रुपीस। ठीक है, तो यानी 5 साल बाद यदि मैं आज के टाइम पर T0 पॉइंट पर यदि मैं 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो आज से 5 इयर्स बाद उस प्रोजेक्ट से मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, 16.1051 लाख रुपीज। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पॉइंट यदि मैं हटाना चाहूँ तो 16 ये तो कर ही लोगे ना, इतना 10 लाख है तो 16 लाख। ठीक है, चलो यही तक कि मैं इसको यहीं पर इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। एक चीज और यहाँ पर समझना, अभी जैसे मैंने कहा कि टाइम के साथ साथ किसी भी मनी की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है। जैसे ये रेट हमने देखा यहाँ पे 10%। ठीक है, 10% ये रेट देखा, रेट हम इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये जो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी मैं इसको बोल सकती हूँ। ये जो रेट है ना, रेट जो जिसको हम अभी 10% हमने अपने इस एग्जांपल में कंसीडर किया, इसको रेट को मैं ये भी बोल सकती हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी टाइम के साथ साथ मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इस प्रोजेक्ट से इतना पैसा मिलना चाहिए, जैसे 10%। तो सबसे पहले तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है 10%, भाई ये तो रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि ये रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो गई, कुछ भी मतलब दी हुई होगी।
तो जनरली इस रेट ऑफ रिटर्न में या टाइम वैल्यू में हम क्या लेते हैं, एक तो होती है हमारी इन्फ्लेशन। भाई देखो, यदि ऐसे समझो आज के टाइम पर मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, तो आगे आने वाले टाइम में 5 साल बाद उस 10 लाख रुपीज की वो वाली वैल्यू तो नहीं रहेगी ना, है ना। तो जो मैं रेट की एक्सपेक्टेशन करूंगी रिटर्न की, उसमें मैं इन्फ्लेशन पार्ट को भी ऐड करूंगी। ठीक है, यानी मैंने मान लिया, ऐसे समझ लो, इन्फ्लेशन भी मैं चाहूंगी कि भैया मुझे इन्फ्लेशन भी उस पैसे का मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज यहाँ पे देखो, एक और होती है हमारी रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होती है, देखो मैं थोड़ा सा एक अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, तो थोड़ा सा इजी क्लियर होगा आपको। यहाँ पर मान लिया 10 लाख रुपीज है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये 10 लाख रुपीज मुझे कहीं पर इन्वेस्ट करना है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो मैं प्रोजेक्ट ए में इसको इन्वेस्ट करूं, ठीक है, जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट किया, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं बैंक में डिपॉजिट करूं और आराम से रहूं, यानी बैंक में एफडी वगैरह ये करा दूं 10 लाख रुपीज 5 इयर्स के लिए, और 5 साल बाद वहां से पैसा निकालूं। ये भी एक तरीका है। भाई प्रोजेक्ट एक में पैसा लगाऊंगी तो थोड़ा यहाँ पर मेरा क्या है, रिस्क भी तो है ना, कहीं पैसा डूब ना जाए। आज मैं 10 लाख रुपीज लगा रही हूँ, कहीं ऐसा ना प्रोजेक्ट फेल हो जाए, सब कुछ मेरा डूब जाए, रिस्क भी है। लेकिन यदि मैं पैसा बैंक में इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल रिस्क फ्री हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो चैन की नींद सोऊंगी, होगा ना। तो क्या होगा, यदि बैंक का इंटरेस्ट, बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट करती हूँ, बैंक से जो मुझे रिटर्न मिल रही है वो किस रेट पर मिल रही है, 7% पर मिल रही है। ठीक है, 7% पे मिल रही है। तो इस वाले बैंक पर जो बैंक से जो मुझे रिटर्न मिल रही है, यानी जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। समझ में आया यहाँ पर। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं इसको इजी तरीके से यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न को यहाँ पे लिख देती हूँ 7%, यानी जो बैंक का इंटरेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे हम प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाया हमने, अब प्रोजेक्ट ए में हम कह रहे हैं यहाँ पे भैया रिस्क भी है, रिस्क भी है भैया, हो सकता है कि यहाँ पे जो रिस्क है ना वो 2% है, 2% है। 2% का मतलब है कि पैसा हमारा इंक्रीज, प्रोजेक्ट में हम गेन भी कर सकते हैं, या फिर हमारा पैसा डूब भी सकता है। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का रिस्क लगा लिया कि यहाँ पर जो मेरा रिस्क है ना 2% है, मतलब मुझे पैसा मिल भी सकता है इस प्रोजेक्ट से, नहीं भी मिल सकता है, सिर्फ मेरी एक एक्सपेक्टेशन चल रही है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि यदि मैं इस प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाती हूँ, तो मुझे इस प्रोजेक्ट ए से एक तो मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिलनी चाहिए। रिस्क फ्री रिटर्न कौन सी है, जो बैंक का इंटरेस्ट है। भैया देखो, यदि मैं 10 लाख रुपीज प्रोजेक्ट ए में पैसा नहीं लगाती, बल्कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करती, तो बैंक से तो मुझे 7% मिलना ही था ना। तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होगी, जब मैं यदि बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रही हूँ बल्कि प्रोजेक्ट ए में लगा रही हूँ, तो इस प्रोजेक्ट ए से मुझे ये रिस्क फ्री तो मिलनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में रिस्क भी है 2% का, तो मुझे ये भी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आंसर विल बी ऑब्वियसली, आप सोचेंगे मैम बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज सोच रही हूँ कि फ्यूचर में आने यानी 5 इयर्स बाद मेरा यहाँ पर इन्फ्लेशन भी होगा, और दैट इन्फ्लेशन रेट इज 1%। सपोज करें, सिर्फ हम यहाँ पे एजम्पशन के बेस में ले रहे हैं कि यानी जो 10 लाख रुपीज आज मैं लगा रही हूँ बिजनेस में, पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस पर यहाँ पे इन्फ्लेशन भी होगी 1% की। ठीक है। तो मेरी जो रिटर्न होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में, यानी ये सब तीनों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए मेरी रिटर्न में, जो भी मुझे इस प्रोजेक्ट से पैसा मिलना चाहिए। यानी टोटल में यदि लगाऊं 7%, 2 और 1 का, इनका सबका एडिशन करती हूँ, तो यानी मेरी जो रिटर्न उस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 10%। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी यहाँ रिटर्न भी मैं कह सकती हूँ। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर देखो, अभी तक एक मोटा मोटा ये समझा देती हूँ। यहाँ पर जब भी कोई पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कि उस बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया है उससे हमें क्या मिलना चाहिए, एक तो हमारा क्या मिलना चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न मिलना चाहिए। रिस्क फ्री रिटर्न बोले तो भैया, जो हम यदि बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे हमें रिस्क फ्री बिल्कुल एफडी कराते हैं, तो उससे जो रिटर्न हमें मिल रही है, तो जैसे 7%, वो मिलना चाहिए उस प्रोजेक्ट से। दूसरा, उस प्रोजेक्ट में खुद का जो रिस्क है
वो भी चीज हमें मिलनी चाहिए। थर्ड, उस प्रोजेक्ट यानी टाइम, यानी उस प्रोजेक्ट से जितने टाइम बाद हमें वो पैसा मिलेगा उतने टाइम की जो भी इन्फ्लेशन है वो भी हमारी सारी चीजें उसमें से कवर होनी चाहिए। तो यदि मैं देखूं तो यानी हम किसी भी जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, तो हमारी रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है हमारी। फर्स्ट है हमारी इन्फ्लेशन, दूसरा होता है हमारा रिस्क फ्री रिटर्न, और थर्ड होता है हमारा उस प्रोजेक्ट का रिस्क। यानी ये सब मिला के हमारा उतना उससे रिटर्न मिलनी चाहिए, ठीक है। और कितना मिलेगा, जैसे जैसे वही मैंने आपको बताया कि ये T0 में यदि इसको बोलूंगा, T0 का मतलब है आज के टाइम में, यदि मैं 10 लाख रुपीज आज के टाइम में इन्वेस्ट करती हूँ तो T5 पर यानी आज से 5 years बाद एट द रेट ऑफ 10%, 10% यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% के बेस पर मुझे 5 साल बाद वो कितना पैसा मिलना चाहिए जो भी हमने कैलकुलेशन की है, यानी 16.1051 लाख रुपीज ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर हमने इसको फाइंड आउट किया। इज इट क्लियर? क्योंकि कंपाउंड का आपको पता ही चल गया होगा, कंपाउंड का हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हर साल यानी T1 T2 T3 T4 पर हमें अभी उस प्रोजेक्ट से पैसा नहीं मिला है, बल्कि लमसम अमाउंट हमें यहाँ पर T5 पर मिलेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज किया है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया या होगा आई थिंक। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक रिवीजन करा देती हूँ, हालांकि तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, होता है ना यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट का तो मैंने आप लोगों को फार्मूला ही लिखवा दिया यहाँ पर, अमाउंट इक्वल्स टू यानी 5 years बाद मुझे इतनी अमाउंट मिलेगी P इंटू 1 + R की पावर T कह लो यहाँ पर N कह लो। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो फार्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R, ठीक है। P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, T का मतलब यहाँ पे टाइम, और R का मतलब यहाँ पर रेट। तो ये चीज यदि हम B इंटू टी इंटू आर करें तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट निकल के आता है, और इस वाले फार्मूले में हमारे यहाँ पर पूरी अमाउंट निकल के आती है। अमाउंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकल के आता है, ठीक है। थोड़ा सा अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक और चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, आज आज के टाइम पर यदि कोई भी एक मिस्टर एक्स है T0 पॉइंट पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो मैं यदि आपसे पूछूं यहाँ पर T10 पर यानी आज से 10 साल बाद उन्हें कितना पैसा रिसीव होगा उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो सिंपल सा है यहाँ पर, और रेट ऑफ रिटर्न या मैं कह देती हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर जो दी हुई है वो है यहाँ पर 10% के बेस पर दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दी हुई है 10% के बेस पर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वही है, इसमें तीनों चीजें इंक्लूड है। एक तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, दूसरा यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब वही बैंक से जो इंटरेस्ट वगैरह मिलती है, रिटर्न मिलता है, और थर्ड है यहाँ पर हमारा रिस्क। ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड है। तो ये हमने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेशन किया 10% का, तो इसको वही हमारा फार्मूला होगा 8 लाख इंटू 1 + 10%, ठीक है। 10% इंटू उसकी पावर हम जो लगाएंगे 10। तो इसको यदि मैं सोल्व करती हूँ तो आपसे भी पूछती हूँ, तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अच्छा ये जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे दो तरीके होते हैं हमारे, या तो टेबल के थ्रू या फिर हमारा एक और तरीका होता है, इसमें हम टेबल का भी यूज कर सकते हैं। टेबल का हम जो यूज करेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं समझा देती हूँ। देखो, आज के टाइम पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, है ना, 8 लाख रुपीज। मुझे ये पैसा जब मैं आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रही हूँ और फ्यूचर में मुझे कितना पैसा मिलेगा, फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, तो यानी इस वाली चीज को, ये जो 1 + 10% की पावर 10 है ना बेटा, इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी बोल सकती हूँ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इस वाली चीज को, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज है 1 यानी 8 लाख इंटू 1 + 10% की पावर 10, इसको मैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी बोल सकते हो। और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना, 10% का, और कितनी 10 years का, ठीक है। अब यदि मुझे इसको कैलकुलेट करना है, दो तरीके मैंने, जिससे कैलकुलेटर का यूज करो, आपकी कैलकुलेटर का अलाउ है,
तो सिंपल 1.10 और उसकी पावर निकालो, ठीक है, 10 टाइम्स निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकालो। या फिर अदरवाइज टेबल देखो। अब टेबल देखने का तरीका क्या है बेटा, मैं जैसे बताया आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की टेबल देखनी है आपको 10% की 10 ईयर्स के बेस पर, ठीक है। तो यदि मैं टेबल यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की हमारी टेबल है, आपकी स्टडी मटेरियल के लास्ट पेजेस पे होगी, नहीं है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये टेबल डाउनलोड करके रखना है यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की टेबल। तो टेबल देखने का तरीका क्या है हमारा, जैसे यहाँ 10% है, 10%, और फिर यहाँ पर ये ईयर्स है, ईयर्स यानी ये वाला 10। तो इन दोनों को यदि मैं देखती हूँ तो ये वाली चीज आती है, मैं देखो यहाँ से ये 10% से और 10 ईयर से ये कितना आता है 2.5937, और कैलकुलेटर से भी मैंने निकाला तो यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 8 लाख इंटू 2.5937। हमेशा जब भी निकालो डेसिमल के 4 डिजिट तक निकालो, ठीक है, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 8 लाख से, तो मेरी वैल्यू आ जाती है रुपीज 20.7499 लाख रुपीज, ठीक है। तो यानी फ्यूचर में आज से 10 ईयर्स बाद मुझे फ्यूचर में, यदि मैं आज 8 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो फ्यूचर में 10 ईयर्स बाद मुझे जो पैसा मिलेगा उस प्रोजेक्ट से वो कितना मिलेगा, 20.7499 लाख रुपीज, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अभी अपनी क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।